आन्या इस वक्त बहुत ही बड़ी मुसीबत में होती है क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है जो कि शादीशुदा है वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है बहुत दिनों से, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उसे मैसेज भी करती है पर उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे रिप्लाई ही नहीं कर रहा होता है, और उसे कहती भी है कि अगर तुमने रिप्लाई नहीं किया ना तो हमारे बीच सब कुछ खत्म, पर फिर भी वो उसे रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। और आन्या बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि ये ऐसा कर क्यों रहा है और इसका जब मन चाहे क्या इसे छोड़ के जा सकता है, ऐसा कैसे चलेगा। ऐसा बोल बोल के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और गुस्सा हो रही होती है। फिर भी जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसे रिप्लाई नहीं देता। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बॉयफ्रेंड की बातों को याद करती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि उसकी जो शादी है वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो सिर्फ एक फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुई है, ना कि कोई प्यार है उसके अंदर। और वो उसकी वाइफ के साथ बिल्कुल प्यार नहीं करता और उसके साथ उसने कुछ भी नहीं किया है, वो सिर्फ इसी के साथ यानी कि आन्या के साथ ही ये सब करता है और उसे आन्या बहुत ज़्यादा पसंद है। और सोच रही होती है ऐसा सब बोलने के बाद वो वापस से अपनी पत्नी के पास चला कैसे गया, और ये भी एक परफेक्ट हस्बैंड का रोल निभाने के लिए। और आन्या सोचती है कि ऐसे तो ये मुझे छोड़कर जा नहीं सकता अपने आप से इतना अटैच कराने के बाद, और इसका जब मन चाहे ये जा सकता है क्या। ये बोल के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसे और वो पटक देती है अपने सारे सामानों को नीचे। और आन्या का तो मन कर रहा होता है कि गला दबा के उसके बॉयफ्रेंड को मार दे, और वो देखती है नीचे पड़े सामानों में से उसका जो लिप ग्लॉस जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, और उसके महंगे महंगे सामान और महंगे महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि उसके होते भी नहीं है, मतलब उसके हैं पर उसने उनमें से किसी के भी पैसे नहीं दिए होते हैं, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो हमेशा उसको महंगी महंगी चीज़ें खरीद के देने के लिए तैयार रहता है। और तभी उसके सामने एक कार आके खड़ी होती है और आन्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या कि एक इंसान खड़ा है तुम्हारे सामने, ठीक से चलाया करो। और आन्या जैसे ही उस कार वाले इंसान को देखती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आ रहा होता है उसके पास, वो भी इतने दिनों के बाद। वो उसके पास आता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम कैसी हो। उसकी आवाज़ सुनते ही इसका जो दिल है वो पिघल जाता है। आन्या सोच रही होती है कि ये कितना अच्छा है, इसकी बातें कितनी अच्छी है, मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है। जैसे ही ये मेरे पास आ जाता है और मेरा गुस्सा भी पूरा खत्म हो गया इसकी वजह से। और आन्या उससे कहती है कि तुम पूरे एक हफ्ते तक गायब थे, और तभी वो उसे गले लगा लेता है और कहता है अरे यार मेरा फ़ोन जो था ना वो दूसरा फ़ोन घर पे ही छूट गया था, इस वजह से मैं तुम्हारे कांटेक्ट नहीं कर पाया और मुझे प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना। आन्या जो है उसकी मीठी मीठी बातों पर पूरी तरीके से पिघल जाती है और उसको माफ़ कर देती है। और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम हान होता है वो उससे कहता है कि तुम इतनी पतली हो गई हो, तुम खाना ठीक से नहीं खा रही हो क्या, या फिर सो भी नहीं रही हो ठीक से। और आन्या को और भी अच्छा लगता है क्योंकि वो उसको पूरी तरीके से समझता है, भले ही वो उसके पास हो या ना हो। हान उसे कहता है कि अच्छा मैं इतने दिनों से गायब था ना, इसलिए मैं तुम्हें एक महंगे रेस्टोरेंट में खिलाने ले चलूंगा। तो आन्या कहती है नहीं बस इतने से काम नहीं चलेगा। तभी वो लोग मेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो है उसका बॉयफ्रेंड हान उसे किस करने लग जाता है, और ये सब ये दोनों कर रहे होते हैं कार में ही। और जो लिक्विड बाहर आता है आन्या उसे समझ जाती है कि इसने अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा भी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है। और उसके बाद हान एक गिफ्ट निकालता है और आन्या को देता है, और आन्या देखती है कि उस गिफ्ट में क्या है। और आन्या उस गिफ्ट बॉक्स को देख के शर्माती भी है और थोड़ा गुस्सा भी होती है कि क्या तुम इतने दिनों से गायब थे और अभी मुझे गिफ्ट ला कर दे रहे हो। पर वो देखती है कि गिफ्ट के अंदर उसका ही फेवरेट नेकलेस है जिसके बारे में उसने एक बार बताया था हान को। और आन्या कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर नेकलेस और ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है ना। और हान कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और जैसा इसका प्राइस है ना उस हिसाब से तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था इसे पाना। उसके बाद कहता है हान कि मैं ये तुम्हारे लिए पर्सनली लेने गया था, ना कि मैंने अपने बटलर को समझ रहे हो। इतनी अमीरी होने के बाद भी ये अपने बटलर को भेज रहा नहीं है, खुद जा रहा है, इतना प्यार करता है इससे और इतना प्यार करता है इसलिए डाइवोर्स नहीं ले रहा है, ऐसा आन्या कहती है। और आन्या को ये सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो हान को कहती है ठीक है हम चलते हैं, हम बाद में मिलेंगे। तो हान भी कहता है कि ठीक है, मुझे तुम कहीं किसी और लड़के के साथ दिखाई मत देना। और ये सुन के आन्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपना सर पटकती है और सोचती है कि मैं इसकी बातों से कैसे हमेशा पिघल जाती हूँ, मैं तो अभी कितनी ज़्यादा गुस्सा थी। और सोचती है कि ये इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों है, हमेशा मुझे ये पागल कर देता है। और आन्या का जो मूड था ना उस हिसाब से वो क्लास तो जा ही नहीं सकती थी, और तभी उसे एक हॉर्न सुनाई देता है। वो सोचती है कि हॉर्न की आवाज़ कहाँ से आई है, और आन्या ने इस बात का ध्यान रखा था कि पार्किंग में कोई भी इंसान नहीं है। पर तभी आन्या देखती है कि पार्किंग हॉल में एक कार खड़ी है जिसमें एक इंसान है, और वो इंसान कार से बाहर आता है और आन्या को समझ नहीं आता कि ये इंसान कौन है, और ये सोचती है कि ये कोई स्ट्रेंजर है। और आन्या बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहीं इसने इसकी बातें तो नहीं सुन ली ना। और ये जो लड़का होता है ना ये टेढ़ी सी स्माइल करके आन्या के पास आ रहा होता है और आन्या से कहती है कि क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती हो, हम एक ही कॉलेज में एक ही साथ पढ़ते हैं और मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है कॉलेज में। और आन्या कहती है कि ठीक है भले ही हम एक ही कॉलेज में हो, पर हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, हम दोनों सिर्फ आसपास से गुजरते हैं, इसका मतलब हम दोनों स्ट्रेंजर्स ही हुए ना। और आन्या अपने कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर पहले से ही थी, पर वो अभी बनी है पॉपुलर क्योंकि हान के दिए हुए गिफ्ट और कपड़ों की वजह से वो इतनी फेमस है। पर दूसरी तरफ जो ये लड़का है मैक्स, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये भी पॉपुलर इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। इसके कपड़े, इसका रंग ढंग और जिस तरह से ये चलता है, जिस तरह से खुद को मेंटेन करता है ना, उसे समझ आ जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। और इस मैक्स को तो हमेशा से ही अटेंशन मिलती आई हुई है क्योंकि ये इतना हैंडसम जो है, और ये पूरे कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके आसपास लोग भटकते रहते हैं क्योंकि ये इतना हैंडसम, इतना अमीर जो है इस वजह से। और दूसरी तरफ जो आना है वो हमेशा अकेली रहती है
रहती है, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली उसके जो रेपुटेशन है वो झूठी है। उसके महंगे बैग्स और महंगे कपड़े और कैसे वो खुद को मेंटेन करती है वो सब दिया हुआ हान का है, ना कि उसका। इस वजह से वो ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं करती ताकि किसी को उसका राज पता ना चल जाए। पर पूरे कैंपस में उसे एक ब्यूटी क्वीन या फिर कैसा लड़कियों की रोल मॉडल की तरह माना जाता है और आन्या भी इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और मैक्स इतने ज़्यादा लिमिटेड एडिशन वाले कपड़े और चीज़ें पहनता है कि आन्या उसके बारे में कभी सोच नहीं सकती। आन्या ने मैक्स को बहुत बार देखा हो या मैक्स ने आन्या को बहुत बार देखा हो या फिर इन दोनों की आंखें भी मिली हो, पर इन दोनों के जो रास्ते वो कभी भी सेम नहीं थे। आन्या भी पॉपुलर है और मैक्स भी पॉपुलर है, पर मैक्स रियल है और आन्या फेक है। इस वजह से आन्या हमेशा छुप कर ही रहती है और आन्या बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि इसका सीक्रेट अगर किसी को पता चल गया तो फिर उसकी जो रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। आन्या को पता होता है कि इसने सारी बातें सुन ली होगी, पर फिर भी वो विश्वास नहीं करना चाहती थी कि इसने सारी बात सुन ली होगी और वो सोच रही होती है कि शायद इसने कुछ भी ना देखा। और मैक्स कहता है कि वाह, तुम लोग तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ और तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो। और आन्या को समझ आ जाता है कि इसने सब कुछ देख लिया और उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा हो। और आन्या सोचती है कि इतनी मेहनत करके उसने जो रेपुटेशन बनाई वो तो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है क्योंकि इसने सब कुछ देख लिया। और मैक्स आन्या को कहता है कि मैंने तुम्हारे जितनी एज वाली लड़कियों को तो कभी भी नहीं देखा ऐसे लड़कों के साथ। और क्या तुम किसी एस्कॉर्ट में काम करती हो, जिस तरह से तुम उससे भीख मांग रही थी रुक जाने के लिए और फिनिश करने के लिए। और कहता है कि तुम्हारा टेस्ट आदमियों में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे जैसे एज की लड़की ये सब कर रही है। ये सुन के आन्या को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया। और आन्या कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ जो भी करूँ तुम्हें उससे क्या। और ये सुन के तो बहुत ही ज्यादा हंसी आती है मैक्स को। वो कहता है वाह, एक शादीशुदा आदमी की एक गर्लफ्रेंड भी होती है क्या। ये सुन के तो आन्या को समझ आ जाता है कि इसने सब कुछ सुन लिया है और अगर इसने किसी को ये बात बता दी तो उसकी जो रेपुटेशन है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। और आन्या उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो और तुम ऐसे ही हंसने वाले हो तो मुझे रीज़न भी बता दो कि तुम क्यों हंस रहे हो। और मैक्स जो है माफ़ी मांगता है और हंसते हंसते अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि सच में वो इंसान जो कि शादीशुदा है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और क्या उसकी वाइफ को ये चीज़ पता है। तो आन्या को समझ नहीं आता कि ये करना क्या चाहता है और क्या ये उसे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है। और आन्या सोचती है कि अगर इसने किसी को बता दिया तो सब यही सोचेंगे कि मैं उसके साथ सोती हूँ और फिर उससे पैसे लेती हूँ और गिफ्ट्स लेती हूँ और फिर तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर आन्या जो है वो मैक्स को समझाती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसे डेट कर रही हूँ। और मैक्स कहता है तुम एक शादीशुदा आदमी को डेट कर रही हो, उसको इनडायरेक्टली एक अफेयर रखना कहते हैं। पर आन्या खुद को डिफेंड करते हुए कहती है कि नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, मैं उसे डेट कर रही हूँ क्योंकि वो उसकी वाइफ से प्यार नहीं करता है और उनका शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुआ है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ, ना कि मैं कोई अफेयर या फिर चीटिंग कर रही हूँ। और आन्या पूछती है मैक्स से कि तुम्हें हक किसने दिया कि तुम हमारे रिलेशनशिप को जज करो। और मैक्स कहता है कि उसने सॉन्ग ग्रुप का बैच पहना हुआ था, इसका मतलब है कि वो सॉन्ग ग्रुप से और मुझे ज़्यादा कुछ जानने के लिए ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही उसके बारे में पता लगा सकता हूँ। मैक्स आन्या के और थोड़ा करीब आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे मुँह से सुनना है कि तुम लोग दोनों अफेयर कर रहे हो करके। और आन्या के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता और वो कहती है कि हाँ, हम दोनों अफेयर कर रहे हैं। पर वो ये भी कहती है कि उसकी वाइफ उससे प्यार नहीं करती और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड उससे प्यार करता है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और आन्या को समझ नहीं आता कि ये सब क्यों कर रहा है। और जैसे ही वो उसे छूने वाला होता है आन्या उसका हाथ झटक देती है और मैक्स थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये कहाँ से सीखा है इतना बकवास बहाना देना। आन्या कहती है कि तुम्हारे अंदर तो खुद मैनर्स नहीं है, तुम किसी की जासूसी कर रहे थे क्या। तो मैक्स कहता है कि मेरी कार यहीं पे थी और तुम लोग यहाँ पे आए थे, मैं तो पहले से ही कार में था और मैं अपनी कार को चार्ज कर रहा था पर तुम दोनों की चालू हो गए बीच में आके। और आन्या को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है और वो सोचती है कि किसी गड्ढे में घुस के अपने आप को मार डाले और उसे परवर्ट कहती है। तभी मैक्स उसका फेस पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ, तुम खूबसूरत तो हो पर तुम्हारा एटीट्यूड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और पूछता है कि तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे कुछ भी बोल सकती है और ये सोचा कि अगर मैं सबको इस बारे में बता दूं कि तुम दोनों का क्या चल रहा है। और पूछता है कि वो क्या करेगी अगर उसके अफेयर के बारे में सबको पता चल गया। और आन्या को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, या फिर वो उसे धमकी दे रहा है या फिर वो कुछ चाहता है उससे। और आन्या की तो रूह कांप जाती है ये सोच के कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो। और ये लोग ज़्यादा बात कर पाते उससे पहले ही आवाज़ आती है कि फुल चार्ज हो चुका है कार। और मैक्स अपने कार की तरफ जाने लग गया और धीरे से उसने आन्या को कहा कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताने वाला है तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आन्या को समझ आ गया कि ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहा है, ये किसी को बताएगा तो नहीं पर ये बात अपने तक ही रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर ये पक्का मुझे यूज़ करने वाला है। ये सोच के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने लिप्स को इतनी ज़ोर से बाइट करती है कि उसे खून का स्वाद आने लग जाता है। और फिर मैक्स पीछे पलटता है और छोटी सी मुस्कान देता है और कहता है कि बनी। और आन्या कहती है कि वो बुलाने का सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड को
ना कि तुम्हें, इसलिए अगली बार से तुम मुझे उस नाम से कभी मत बुलाना। और आन्या इतनी बेइज्जती करवाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से फट से भाग जाती है। और ये सब होने के बाद मैक्स को तो बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन हो रहा होता है वो। और घर आके आन्या देखने लग जाती है कि कहीं किसी बुलेटिन बोर्ड पे उसके बारे में रूमर्स तो नहीं फैले, कोई उसके बारे में कुछ कह तो नहीं रहा है। और वो बहुत ज़्यादा छानबीन कर रही होती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड उसे बुला रहा होता है हान, वो सुन भी नहीं रही होती है। और आन्या सोच रही होती है कि अगर किसी को इस बारे में पता चला तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। ज़रूर वो ये सोचेंगे कि वो नाटक कर रही है और असल में तो वो एक गरीब अनाथ है। यही सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होकर घूर रही होती है। और उसका बॉयफ्रेंड हान बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी बात वो सुन क्यों नहीं रही है। इसलिए हान उसके पास आता है और उसका फ़ोन छीन कर देखने लग जाता है और उससे पूछते कि क्या इतना ज़रूरी तुम देख रही हो कि तुम्हें मेरी बातें भी सुनाई नहीं दे रही है। और वो भी देखने लग जाता है और देखता है कि ये तो कैंपस ग्रुप देख रही है। और हान आन्या से पूछता भी है कि क्या हुआ है, तुम मुझे बता सकती हो। पर आन्या कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। और वो कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि मैक्स की बातें कहीं ना कहीं सच ही थी और वो नहीं बताना चाहती मैक्स के बारे में, क्योंकि हान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा होता है और पूछ रहा होता है। इसलिए आन्या बता देती कि उसे एक लड़के ने ऐसा बोला है। तो हान कहता है कि मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। पर आन्या कहती है कि नहीं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने अभी तक कुछ किया नहीं, वो ज़रूर करेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। असल में आन्या बिल्कुल भी ट्रबल में पड़ना नहीं चाहती थी और वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इस वजह से उसने मना कर दिया। हान थोड़ा सा हंसता है और कहता है कि अरे मेरी प्यारी बनी, तुम कितनी क्यूट हो, लेकिन तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से ना शायद तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और उस लड़के को भी बहुत सारी गालियाँ देता है हान। और आन्या उसे कहती है अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, मेरे इसलिए दोस्त नहीं है क्योंकि मैं बस बनाना नहीं चाहती और कोई कारण नहीं है। पर हान कहता है अरे मुझे पता है, और कहता है कि तुम तो हमेशा अकेले खाती हो और अकेले रहती हो, उसका मतलब तुम्हारे कोई दोस्त नहीं, और तुम्हें असाइनमेंट मिला है उसमें भी तुम्हें फ्रेशर्स के साथ बनाना पड़ेगा और तुम्हारे साथ कोई भी फ्रेंड्स नहीं आ रहे। पर आन्या कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि तुमने ही मुझे इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए जिस वजह से लोगों को लगता है कि मैं ऐसी हूँ, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। और मैं चाहती थी हमेशा से कि कोई मेरा एक सच्चा दोस्त हो जिसको मेरी असलियत पता हो, पर तुम्हारी वजह से ये सब नहीं हो गया। और ये सब बोलने के बाद वो दोनों अपना ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी बीच में आ जाता है कॉल आता है हान की वाइफ का। और हान चुप रह के सिग्नल देता है आन्या को कि तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना। और अपनी वाइफ से कहता है कि अरे मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताया था ना, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे देरी हो जाएगी, इस वजह से मैं होटल में रुक जाऊंगा। आन्या को हान की बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इस वजह से वो चली जाती है बाथरूम और सोचती है ये क्या मुझे समझता है, हाँ इसकी कोई मिस्ट्रेस, काम वाली, या फिर क्या समझता है। अब तो मैं इसे इतना महंगा सा एक गिफ्ट मांगूंगी ना कि इसके सारे क्रेडिट कार्ड में पैसे ही खत्म हो जाएंगे। और आन्या ने हान को एक लिंक भेज दिया होता है, वो भी बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ों का। हान आन्या को रिप्लाई करता है कि तुम जानबूझ के ऐसा कर रही हो ना, क्योंकि तुम मुझे गरीब बनाना चाहती हो इतने सारे महंगे महंगे चीज़ों को खरीद कर। और आन्या सोच रही होती है कि मैं कैसे इस एक आदमी के पीछे पड़ गई, कैसे ये इतना बेशरम और इतना अच्छा हो सकता है एक साथ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगी। और मुझे लगता है कि मेरे इस डिसीजन की वजह से ही मुझे बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा ही ट्रबल फेस करना पड़ेगा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हान ने सारे गिफ्ट्स लाकर रख दिए होते हैं आन्या के लिए, जो आन्या ने मांगे होते हैं। और आन्या सोच रही होती है कि इसने सच में मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आ गया, वो भी इतने महंगे महंगे। और उसमें एक हैंड रिटन नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता है कि कैसे एक औरत को खुद को पसंद करवाना है, यानी कि महंगे महंगे गिफ्ट्स देकर एक औरत को खुश किया जा सकता है, ऐसा उसका कहने का मतलब था हान का। और आन्या जूतों की स्टिचिंग की तारीफ कर रही होती है और कहती है फोटो से ज़्यादा तो ये रियल में अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे लगे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी प्राइस ही इतनी हाई है, यानी कि $230। अब इतने महंगे तो अच्छे तो लगेंगे ही। और कहती है कि मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से चेंज हो गई और होगी भी क्यों ना, क्योंकि मैं इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, अब तो पीछे जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और आन्या को ये भी पता होता है कि अगर कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होने वाली है। और तभी उसे एक मैसेज आता है और वो देखती है कि हान ने उससे कहा है कि वेडनेसडे पे हम मिलने वाले हैं और मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करके खुद को फ्री रखना वेडनेसडे वाले दिन। और आन्या सोचती है कि हान तो हमेशा संडेज पे मिलता है, पर आज इसको क्या हो गया, वेडनेसडे पे मिलना है इसको। और हान उसे कहता है कि हम बीच साइड में जो समर हाउस है ना वहाँ पे मिलेंगे। और आन्या को गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे मनाने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ सब कुछ करने के लिए उसे बुला रहा होता है। और हान ने तो ये भी कहा था कि तुम अंदर कुछ मत पहनना ताकि रास्ते में कोई भी चीज़ ना आए। और आन्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसे गाली देने लग जाती है मन में ही। और हान उसे चिढ़ाते हुए ये भी कहता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं इसी बारे में सोच रहा था। तो आन्या कहती है कि हाँ तुम और सोच भी क्या सकते हो उस बीच वाले हाउस में जाने के बाद। और हान कहता है कि मैं तो रोक ही नहीं पा रहा खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से। और आन्या सोचती है कि हाँ सब लोग जो इसके एम्प्लॉय होंगे सोच रहे होंगे वाह कितना अच्छा बॉस है, नीट एंड क्लीन बॉस, पर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये मुझे ऐसे मैसेजेस भेजता होगा। और आन्या सोचती है कि हान अभी क्या कर रहा होगा, उसके इमेजिनेशन में आ रहा होता है कि हान क्या कर रहा होगा। और हान का भी ये सोच के हालत ख़राब हो जाता है क्योंकि वो भी उतनी ही अच्छी थी जितना हान था इस चीज़ में। और यही सोच सोच के बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और सोच रही होती है कि हाँ उसने जो कच्चे बनियान मंगाए होंगे वो अभी तक आ गए होंगे। और फिर हमें यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे
प्रोफेसर जो होते हैं वो सबको कह रहे होते हैं कि तुम्हें ग्रुप में असाइनमेंट करना है और असाइनमेंट यहाँ पे बोर्ड पे दिया गया हुआ है। तो आन्या कहती है हाँ, लेकिन मैं किसको ही चूज़ करूँ क्योंकि मेरे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है और मैं असाइनमेंट में ग्रुप कैसे बनाऊंगी क्योंकि मैं तो किसी से बात ही नहीं करती। ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है तो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि और कोई नहीं बल्कि वो मैक्स है। और मैक्स आन्या के बगल में आके बैठ जाता है। तो आन्या उससे पूछती है कि तुम्हारी तो अच्छी सी सीट है ना दूसरे साइड, तो तुम मेरे बगल में आके क्यों बैठे हो। और आन्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे चिल्लाने का भी मन कर रहा था पर वो चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि सबके सामने उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है ना, इसलिए उसे शांति से बात करती है। और मैक्स आन्या से कहता है कि इसी नेकलेस की बात करी थी ना तुम, वाओ तुमने इसको स्कूल पहन के आ गए इतने महंगे नेकलेस को। और आन्या जिसको उसकी आवाज़ सुनकर ही गुस्सा आता है वो कह रही होती है कि तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं है इसलिए तुम इससे दूर रहो। पर मैक्स कहता है कि नहीं, तुम तो मेरी क्लासमेट हो ना, तो मुझे तो फर्क पड़ता है कि तुम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही ना, इसलिए मैं तुम्हारी चिंता दिखा रहा हूँ। और आन्या हान से बात करती है और कहती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते हो। तो मैक्स कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सीक्रेट जानता हूँ, तो क्या इतना काफी नहीं है। और कहता है कि मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम एक बूढ़े से इंसान को डेट कर रही हो जिसकी शादी हो चुकी है। और फिर मैक्स आन्या के करीब जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए शायद ये नॉर्मल है एक रिच ओल्ड गाय को डेट करना। और आन्या कहती है अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल किसे कहते हैं। मैक्स कहता है कि अपने ही एज वाले किसी को डेट करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये सुन के आन्या की थोड़ी सी हंसी निकल जाती है और कहती है अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से ये अच्छी डेट है जिसमें तुम आधे बिल को बांटो और घटिया से चीप रेस्टोरेंट में जाओ। और मैक्स कहता है कि हाँ, तुम्हारी तो आदत हो गई होगी लग्जरी लाइफ जीने की, इसलिए तुम्हें इस पुरानी सी ऐसी लाइफ में तो आने का मन करेगा नहीं। और कहता है कि जिस प्रॉब्लम की तुम बात कर रही हो ना वो सिर्फ ब्रोक मैन के ऊपर अप्लाई होंगे, यानी कि जो आदमी गरीब है ना कि उसके ऊपर। और आन्या की आईब्रो खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो ना कि तुम मुझे डेट करना चाहते हो। और मैक्स कहता है फिलहाल अभी तो नहीं, पर तुम्हारी जैसी बैडीज में मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। आन्या कहती है कि तुमने खुद की आंखों से देखा ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है और फिर भी तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है। तो मैक्स कहता है जिस बॉयफ्रेंड की तुम बात कर रही हो ना वो शादीशुदा है, इसका मतलब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। ये सुन के आन्या को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कुछ कह पाती है उससे पहले प्रोफेसर कह देते हैं तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे बगल में जो भी इंसान है उसके साथ मिलकर ग्रुप बना लो और जल्दी से प्रोजेक्ट सबमिट कर देना टाइम पे। और तभी मैक्स आन्या को पकड़ता है और कहता है अरे इसका मतलब तुम मेरी पार्टनर हो है ना। और आन्या सोच रही होती है मुझे तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो ऐसा ना हो कि ये मेरा राज सबके सामने खोल दे। और कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है ना। ये सुन के आन्या को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर कहीं ना कहीं इसकी बात सच भी थी क्योंकि इसके कोई दोस्त नहीं थे। और मैक्स की मदद से उसने ना 4 लोगों का ग्रुप बना भी लिया होता है और ये लोग थोड़ा सा ग्रुप पर डिस्कशन करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। उसके बाद आन्या जा रही होती है तो मैक्स जाते हुए ऐसे आंख मारता है और आन्या को ये देख के बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है। इस वजह से वो गुस्से में अपना हील उठाती है और जोर से मैक्स के पैर पे मार देती है, जिस वजह से मैक्स को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और उसके मुंह से तो चीखें निकलने लग जाती है। और ये देखकर आन्या को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सोचती है कि अगली बार इसने मुझे परेशान किया ना तो निशाना उसके पैर पे नहीं बल्कि कहीं और लगाऊंगी और सबको फ्राइडे को मिलते हैं बोल के वहाँ से चली जाती है। मैक्स बेचारा खुद का दर्द कंट्रोल करके कह रहा होता है कि तेरे नखरे तो बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे आन्या घर आती है तो देखती है कि उसका जो सारा सामान है वो पैक हो चुका है और वो देखती है कि कितने अर्जेंटली ये सब किया गया है। और वो अपने कमरे में पहुंची ही होती है कि उसे नीचे से हान बुलाने लग जाता है कि जल्दी आओ, कितना टाइम लगा रही हो, तुम तो रेडी हो ना, तुम्हारा तो पूरा मेकअप लगा हुआ है ना। पर आन्या सोच रही होती है क्या इसके पास थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है क्या, और मैं तो रेडी क्या। और कहती है कि मैं तो रेडी होने के आसपास भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे 10 मिनट दे दो, मैं जल्दी से आ रही हूँ, ऐसा वो हान को कहती है। और हान आन्या को नीचे से आवाज़ देते हुए कहता है कि तुम अगर इतना लेट करने वाली हो ना तो तुम सोच लो, तुम समझ जाओ कि तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं चलने वाला। मतलब हान आन्या को पनिश करने की बात कर रहा होता है और आन्या कहती है कि प्लीज़ ऐसी बात इतने ज़ोर से मत कहो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे सब लोग। और हान कहता है कि अगर मुझे किसी ने निकाल भी दिया ना तो मैं तुम्हारे लिए न्यू अपार्टमेंट ले दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जितना पैसा मेरे पास है ना उस हिसाब से। और कहता है कि उस घर में तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, फिर तुम्हें इतना सारा पैकिंग करने की क्या ज़रूरत है, और तुम जल्दी आओ ना। और हम 1 महीने के वेकेशन पे नहीं जा रहे, हम 1 दिन के वेकेशन पर जा रहे हैं और सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आना कहती है कि लड़कियों को ना सामान की ज़रूरत पड़ती ही है। और कहता है कि हम कोई परमानेंटली यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहे, इसलिए तुम जल्दी आओ। और हान कहता है कि मुझसे इतना इंतज़ार मत करवाओ, मैं इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार नहीं होता, इसलिए प्लीज़ जल्दी आ जाओ। और आन्या सोचती है कि बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने जितना ज़्यादा मिस किया उससे ज़्यादा तो इसने मुझे मिस किया ही नहीं होगा। और फिर देखती है इसने सारे सामान ले तो लिया ना और फिर बाहर चली जाती है। और जैसे ही वो लोग उस वेकेशन वाले हाउस पर पहुंचते हैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आन्या उस घर को, उस बीच को देखने लग जाती है और सोचती है कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है। पर दूसरी तरफ हान को तो कुछ ज़्यादा इम्प्रेस्ड लगता नहीं है और वो पीछे से गले लगा लेता है आन्या को। आन्या इस वजह से बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो अचानक से आ गया था।
और हान कहता है मुझे तो गाड़ी में ही शुरू होने का मन कर रहा था, पर चलो हम यहीं शुरू हो जाते हैं। और आन्या कहती है क्या तुम यहाँ पे शुरू करना चाहते हो ऐसी बाहर वाली जगह पर? और हान कहता है हम तो हमेशा करते ना, तो इसमें शर्माने वाली बात क्या है, और हमने तो बस थोड़े टाइम तक ही नहीं किया था ना। और कहता है कि इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो तुम। आन्या कहती है कि हम पब्लिकली कभी भी इतने क्लोज नहीं है ना, इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। तो हान उसे कहता है कि चलो फिर स्विमिंग करने चलते हैं, पर आन्या कहती है कि मैं तो अपना स्विमिंग सूट लेके आना भूल ही गई। पर हान कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम मुझे एक अच्छा व्यू दे देना। पर आन्या कहती है कि पानी बहुत ठंडा है तो हम घर जाके मूवी देखते हैं ना। और हान कहता है कि तुमने मेरा फेवरेट ड्रेस पहन के रखा है तो मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा, क्यों ना हम यहीं स्टार्ट हो जाए। पर आन्या बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि पिछले बार जब वो लोग ये सब कर रहे थे तब मैक्स ने उन्हें देख लिया था, तो इसी बात का डर था आन्या को कि यहाँ पे भी कोई देख ना ले और फिर से उसे प्रॉब्लम में ना फंसना पड़े। और कहती है कि चलो ना हम घर जाके मूवी देखते हैं प्लीज। पर हान तो कहता है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इस वजह से वो वहीं स्टार्ट हो जाता है। और आन्या उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और फिर उसे पीछे धक्का देती है और कहती है कि प्लीज यहाँ पे तो नहीं। और ये रिएक्शन देख के ना हान भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि ऐसा तो कभी नहीं करती थी आन्या, आज इसे क्या हो गया। पर आन्या तो मैक्स वाली बात से घबराई हुई थी, इस वजह से उसने ऐसे धक्का दे दिया था। और आन्या को मैक्स की बातें भी याद आती कि कैसे उसने कहा था कि उसे मेरे जैसी लड़कियां पसंद है, यानी कि बोल्ड। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। और आपको क्या लगता है कि आन्या को कौन अपना बना पाएगा, हान या फिर मैक्स? सॉरी गाइस, मेरी आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं है इस टाइम क्योंकि मुझे सर्दी है। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लेके आऊंगी। बाय।